मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज शपथ लेने जा रहे हैं अभिषेक, और ऐसा लग रहा है कि वो मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो बहुत शॉकिंग हैं। मैं कुछ लोग हैं जो लगातार पीएम आवास पहुंच रहे हैं। सुबह से नरेंद्र मोदी साहब अकेले जगह जगह जा रहे थे, राजघाट गए, उसके अलावा अमर जवान ज्योति गए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। आपको क्या लग रहा है? आप तो देख के आए हैं, क्या कहानी है पूरी? अमित शाह को तो मंत्रिमंडल में जगह मिल ही रही है, निर्मला सीतारमण के नाम पे सस्पेंस है। पहले दर्शकों को ये बता देते हैं अभिषेक, कुछ नाम है जो लगातार पीएम आवास पहुंचे हैं, जिनको सुबह सुबह फोन गया है कि भाई आइए चाय पीते हैं। चाय पे चर्चा चल रही है वहां, चाय पे चर्चा जिन नेताओं के साथ मोदी कर रहे हैं उन नेताओं का शपथ तय माना जा रहा है। आप नाम बता दीजिए दर्शकों को। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, जिनमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान की पीएम कैबिनेट में वापसी हो रही है। भेजा तो उनको जाना था दक्षिण में संगठन संभालने, जीत बड़ी थी विदिशा वाली। 8 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, और जीते ही नहीं है, लगातार 3 से 4 बार। अभी भी जब मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी आई तो चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान का ही था। लोगों ने बहुत कुछ कहा, उनको बताया कि मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी लोग कह रहे थे ना कि शिवराज सिंह चौहान को बना देते, लेकिन शिवराज के लिए मोदी शाह ने कुछ बड़ा सोचा था। यही बीजेपी के अंदर ऐसा, मतलब मुझे लगता है, या बीजेपी को जो लोग फॉलो करते हैं या समझते हैं राजनीति को, अब तो खैर ये पोर्टफोलियोज को लेकर या सरकार की निर्णयों को लेकर पत्रकार नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी शाह की राजनीति को अगर नजदीकी से देखते हैं तो ये बात समझ में आएगा आपको कि कोई भी आदमी जिसके पद से हटा दिया जाए, जिसके पास बड़ी जिम्मेवारी हो लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बात यही होती है कि इनके लिए इन लोगों ने कुछ नया रोल सोचा हो। एक बार दर्शकों को आप पूरी लिस्ट बता दीजिए, फिर बताते हैं कि वहां हो क्या क्या रहा है। हाँ, पहले पूरी लिस्ट सुन लीजिए भाई। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर पहली बार सांसद बने हैं, पीएम आवास गए हैं। गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, सीआर पाटिल, नित्यानंद राय, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राव इंद्रजीत सिंह, कमलजीत सिंह सहरावत दिल्ली से सांसद बने हैं वो, रवनीत सिंह बिट्टू, ये हालांकि पंजाब से चुनाव हारे हैं लेकिन फिर भी बुलाया गया है इनको पीएम आवास। ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, एचडी कुमार स्वामी, ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह जिन लोगों को फोन गया। नहीं, एक नाम इसमें और चौंकाने वाला है कि अन्नामलाई अन्नामलाई की वापसी। हाँ, चुनाव वो हारे जरूर हैं तमिलनाडु से, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर वहां 10 से 11% हो गया है। और ये मैसेज अगर के अन्नामलाई की एंट्री मोदी 3.0 में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर होती है तो ये मैसेज फॉर तमिलनाडु और डीएमके के लिए ये बेहद अग्रेसिव मैसेज होगा बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की, कि मतलब कि बीजेपी तमिलनाडु को लेकर अब बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है। ये तो 2 साल से मोदी जी सोच रहे हैं ना। दक्षिण में काशी तमिल संगम जो हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि जो ज्योतिष इनके साथ जो फॉर्म भरवाने गए थे नामांकन फॉर्म, वो दक्षिण के ही ज्योतिष हैं। सेंगोल की स्थापना, ये तमाम चीजें देखी गई। और एक और चीज दर्शकों ये समझना पड़ेगा कि आप इस बार तमाम नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य, जहां उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य की आप देखोगे बीजेपी ने मेजर सीट्स लूज की, लेकिन दक्षिण में कई दरवाजे बीजेपी ने खोले हैं, तोड़े हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के बावजूद बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आंध्रा में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं, तेलंगाना में सीट डबल हो गए हैं, केरल में पहली बार सांसद बन के आ रहा है बीजेपी का। इसके अलावा तमिलनाडु में 10% सीट, तो निश्चित तौर पर के अन्नामलाई दक्षिण में बीजेपी का चेहरा वैसे ही होने जा रहे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में असम में हेमंता बिश्व शर्मा है। तो कुछ उस तरह की एक लीडरशिप बीजेपी देने की तैयारी में। एक स्टोरी भी दिखाई थी हम लोगों ने कि बीजेपी के 3 योगी हैं, और ये 3 योगी जो हैं, एक योगी तो यूपी में है, दूसरे हिमंता हो गए, और तीसरे की एंट्री आज मोदी कैबिनेट में हो जाएगी, मतलब के अन्नामलाई। एक और चीज देखिए, दर्शकों को बहुत क्लियर रहना चाहिए अभिषेक, वो ये कि बीजेपी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस बात विदेश मंत्रालय, मुझे भी सस्पेंस है इस बात पे। सारे मंत्रालय ठीक हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय वाली जो बात है, जो डील हुई है अंदर खाने इन लोगों की, ये नायडू और नीतीश की, उसमें ये बात कही जा रही थी कि इनको अपने राज्यों के लिए स्पेशल दर्जा चाहिए। स्पेशल दर्जा देता कौन था? नीति आयोग, नाम बदल गया था।
योजना आयोग था ना, नाम बदल के नीति आयोग कर दिए थे। उसके बाद वो नियम हट गया है, अब स्पेशल स्टेटस तो दे नहीं पाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं, नियम बदलना पड़ेगा। तो जो फंड है ये राज्यों में चाहते हैं, पैसा चाहिए हमको भर भर के, तो उसके लिए मंत्रालय चाहिए इनको। और मुझे मंत्रालय पे देखिए अभिषेक, वित्त मंत्री, होम मिनिस्ट्री, सुनिए बताता हूं मैं आपको, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये 4-5 उस तरह की मिनिस्ट्रीज हैं जिस पे बीजेपी कोई डील नहीं करेगी। लेकिन ये खबर है, अब ठीक है, हो सकती है खबर बाद ही पता चलेगा। खबर तो नरेंद्र मोदी होती है, खत्म कर देते हैं नरेंद्र मोदी, यही उनका स्टाइल है। ही ब्रेकिंग न्यूज से मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो मेरा ये मानना है, अब चाय पे चर्चा हो गई है तो दर्शकों को समझना चाहिए कि ये लिस्ट, ये मेरा मानना है कि चूंकि जिस तरह की लीडरशिप है मोदी शाह की, और मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो 4-5 बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं कैबिनेट की, उस पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार एक एक राज्य की पॉलिटिक्स करते हैं, जैसा आपने कहा विशेष राज्य का दर्जा नहीं, लेकिन अतिरिक्त फंड क्या मुहैया वहां जरूर कराया जा सकता है। दूसरा, ये अकोमोडेट करने की बात है, जैसे ललन सिंह है नीतीश कुमार के करीबी हैं, और उसके अलावा एक और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, ये 2 जेडीयू के कोटों में मिनिस्ट्री देने की बात है। इसके अलावा टीडीपी से 2 मिनिस्टर आ रहे हैं, दोनों ही यंग मिनिस्टर हैं। एक बात और है ना सर, यूपी से मंत्रियों की संख्या कम हो रही है, ये गौर कीजिए। नहीं देखिए, राजनाथ सिंह जो तो यूपी से ही हैं। हाँ, यूपी से जरा देखिए आ रहे हैं, यूपी। आप राजनाथ सिंह का नाम देखते हैं, अनुप्रिया पटेल का नाम देखते हैं, हाँ, अनुप्रिया हैं, चौधरी का नाम देखते हैं, ये गठबंधन के सहयोगी हैं। हाँ, बीजेपी के मंत्री तो कम हो जाएंगे ना, हाँ, सीटें कम हुई। हाँ, सीटें कम हुई है तो भाई जैसी वही तो कहानी है, जहां से सीट आएगा वहां तो प्रतिनिधित्व तो देना पड़ेगा ना बाकी राज्यों में। मुझे लग रहा है अगर 4 वाला भी कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लागू किया है, 4 सांसदों पे 1 का, तो उस हिसाब से भी यूपी का तो कम है सर। इसमें कुछ बड़े नाम जो इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान है, उनको बीजेपी कैबिनेट में ला रही है मध्य प्रदेश से, अब सेंट्रल की राजनीति में आ रहे हैं। दूसरा है, फिर दूसरे नाम पर आइएगा मध्य प्रदेश, चूंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती हैं, तो मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से वापस आ रहे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता था कि उड़ीसा में बड़ी जीत हुई है, तो धर्मेंद्र प्रधान फ्यूचर सीएम बताए जाते थे उड़ीसा को। अब क्या बातचीत हुई, क्या कैबिनेट में आ रहे हैं? निर्मला सीतारमण भी आ रही हैं, लेकिन क्या इस बार फाइनेंस मिल रहा है? एकदम बदलेगा। निर्मला सीतारमण को फाइनेंस नहीं मिलने जा रहा है, बहुत संभावना है। पीयूष गोयल मुंबई से जीत के आए हैं, तो पीयूष गोयल पे बातचीत चल रही है। वही बात है भाई, जब तक लिस्ट नहीं आ जाएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार है, सीए भी रहे हैं मुझे जितना याद है, तो वित्त मंत्रालय में पीयूष गोयल की वापसी हो सकती है। इसके अलावा सीआर पाटिल हैं, नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं। नित्यानंद राय बिहार से जीत कर आए हैं, इस बार क्या जिम्मेवारी मिलती है देखना पड़ेगा, लेकिन संभवतः कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी, मोदी के हनुमान बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। मान लिया मोदी ने इस बार कि ये हनुमान है। अभी तक चिराग कहते घूम रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। इतनी चीजें उलटफेर हुई उसके बावजूद 100% स्ट्राइक रेट है भाई चिराग का। मिलने जा रही है ना, मिल सकती है। इनके पिता भी रहे पहले किसान, और वो खाद्य मंत्रालय रहते थे, वो तो मौसम वैज्ञानिक थे सियासत के। इसके अलावा जीतन राम मांझी खुद ही सांसद हैं, क्या मिलता है इनको देखने वाली बात होगी। राव इंद्रजीत सिंह, कमलजीत सहरावत दिल्ली से जीतकर पहुंचे। एक नाम पंजाब से, पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर 18% तक बढ़ गया है। सीट जरूर बीजेपी ने नहीं जीती है, लेकिन 18% का वोट शेयर एक बड़ा वोट शेयर है। तो पंजाब को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है राज्य को भी। रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके उनको अगर मंत्री बनाया जा रहा है, तो यह मैसेज पंजाब के लिए, यही बात तो है। लेकिन राज्यों के हिसाब से आप देखें ना, राज्य मंत्री यानी कि बढ़ेंगे कई राज्यों से। अगर ये आप लिस्ट देख रहे हैं तो हाँ भाई, सबको कैबिनेट तो नहीं दे सकते, राज्य मंत्री वाली ही बात है। ये सब लोग पहुंचे हैं, ये नाम हो सकता है कि आज शपथ ग्रहण ले लें, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े मिनिस्टर्स आज शपथ लें प्रधानमंत्री के साथ, और बाकी की चीजें आगे। हर बार देखिए गठबंधन सरकार में ये होता ही है, बाकी जो मिनिस्ट्री एडजस्ट होगी वो बाद में होगी। फिर ललन सिंह मैंने बता दिया आपको, रामनाथ ठाकुर बता दिया, जयंत चौधरी के बारे में कहा गया कि भाई जो एनडीए की बैठक थी, उसमें एनडीए के बाकी नेताओं के जो गठबंधन घटक के दल थे, उसमें बोला गया कि भाई जयंत को क्यों नहीं बिठाया, या जयंत को जगह क्यों नहीं दी। लेकिन जयंत चौधरी की मतलब सम्मानजनक वापसी हो रही है एक तरह से एनडीए के अंदर, और उनको मिनिस्टर पद संभवतः ऑफर होना चाहिए। रामदास अठावले देश के उन लीडर्स में से एक हैं
जो अकेले ही हैं भले, लेकिन हर मुश्किल वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ, जब पूर्ण बहुमत की दोनों ही सरकार 2014 और 19 में थी, रामदास अठावले इधर से उधर नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी जो मुश्किलों में खड़े रहते हैं उनको मुझे लगता है अवार्ड जरूर देते हैं। और हाँ, तो एक मौका और रामदास अठावले को भी मिल रहा है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल काफी परेशान हो गई थी, बताया गया। देखिए, मीडिया की खबरों पे मत जाना भाई लोग, और मीडिया जो चलाता है, देश का टेलीविजन जो चलाता है, उसके लिहाज से भी नेताओं का बीपी ऊपर नीचे होते रहता है कि फलाने को फोन चला गया, फलाने को फोन नहीं गया। बताया गया कि ये कल वाकई फोन गया था, बताया गया कि जीतन राम मांझी को फोन नहीं गया। जीतन राम मांझी परेशान, डिस्टर्ब हो गए कि अरे हमको फोन नहीं आया। मांझी का तो नाम ही नहीं है। अनुप्रिया पटेल के बारे में बताया गया कि फोन नहीं गया। बाद में खुद राजनाथ सिंह बुला करके अनुप्रिया से मिले और अनुप्रिया बाद में पीएम आवास पहुंची। ये हाल तब है इन मिनिस्टर्स का, ये सब मतलब माफ करिएगा सांसदों का, नेताओं का, जब प्रधानमंत्री ने भरी बैठक में कह दिया अभिषेक, हाँ। कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत पड़ना, कोई कुछ बता रहा हो कि वो करा देगा, सेटिंग है उसकी, वो कर सकता है, इस चक्कर में मत पड़ना। बावजूद इसके आज शाम में जब 7:30 बजे, 7:15 बजे 7:15 पे जब शपथ ग्रहण है, उससे पहले ये ड्रामा दिल्ली में सुबह सुबह हुआ कि डिस्टर्ब हो गए कुछ नेता कि भाई हमको फोन नहीं आया। तो भाई फोन एक ही साथ थोड़ी चला जाता है, एक एक करके आएगा। प्रोसेस है ना पूरा, उनके पास टीम है पूरी। हाँ, इसके अलावा कुछ बड़े नाम जो वापस आ रहे हैं, मोदी के मजबूती के तौर पे कह लीजिए, इस सरकार का जो कंधा होंगे, मजबूत कंधे नरेंद्र मोदी को जो कैबिनेट में सपोर्ट करेंगे, उसमें पहला नाम अमित शाह का निश्चित तौर पर होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे। तो ये कुछ बड़े नाम, पीयूष गोयल, और ये कुछ बड़े नाम जो वापस आ रहे हैं। इसमें एक नाम मिसिंग आपको निर्मला सीतारमण का लग सकता है। निर्मला जी को वित्त नहीं मिलेगा, लेकिन महिलाओं को भागीदारी देने के नाम पर उनके पास भी जरूर कोई मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। वैष्णव है ना अभी रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव इधर उधर रहेंगे, एकदम होगा। मनसुख मंडाविया का भी मंत्रालय इधर उधर हो सकता है। तो कहानी, चूंकि भाई गठबंधन की सरकार है, तो इसमें बाकियों को भी तो हिस्सा चाहिए, चाहे दो ही बड़े घटक दल हैं। अब उनको किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने मैनेज किया है, वो आज शाम को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आपको एक और चीज बताते चलें कि इसी महीने जो है जेपी नड्डा का कार्यकाल एज अ बीजेपी अध्यक्ष खत्म हो रहा है। तो ऐसी भी बानगी है कि संभवतः अमित शाह की पार्टी में वापसी हो सकती है। अमित शाह एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट फिर से कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, ये नड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया, और जो नतीजे हैं वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गले नहीं उतर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि संगठन में भी एक मजबूत आदमी हो, और 14 और 19, 14 में यूपी में और 19 में एज अ पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ये दिखा चुके हैं। तो संभवतः ये मतलब पहले से ही सेटिंग ये थी कि नड्डा के बाद फिर अमित शाह। नहीं, तो मुझे लगता है ना कि अब क्या होगा कि शपथ ग्रहण हो जाएगा, पहले सरकार गठन हो जाए, वो जो मीटिंग है विदेश में वो हो जाए, उसके बाद संगठन पे ही आने वाले हैं ये लोग वापस। दूसरा, नरेंद्र मोदी की एस जयशंकर को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही थी, और है जो बता देनी चाहिए मुझे लगता है कि 15 जुलाई तक यूपी बीजेपी में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। आप योगी का चेहरा तो देख रहे हैं ना, जब से 33 सीटें आई है, आप देखिए योगी कितने गुस्से में। कल वाली मीटिंग की तस्वीर भी देखी होगी। एस जयशंकर की भी वापसी हो रही है। बहुत शानदार टेन्योर रहा उनका एज अ विदेश फॉरेन मिनिस्टर, और बहुत काम देख करके ऐसा नहीं लगता कि उनके मंत्रालय में संभव। एस जयशंकर के लिए मोदी ने कुछ बड़ा सोचा है इस बार, ये ऐसी भी बातें आई है बाहर। भाई विदेश मंत्री ऑलरेडी हैं, इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा है ना, क्या अजीत डोभाल रिटायर हो गए हैं 30 तारीख। तो उनको एनएसए बना देंगे। हाँ, ये मतलब क्या है कि जो पीएमओ से जुड़े सूत्र है ना, उनका दावा है ये, तो इस बात में कोई ना कोई आप जैसे देखेंगे तो हर राज्य को एक तरह से प्रतिनिधित्व देने की बात है। अमित शाह गुजरात, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश, नितिन गडकरी महाराष्ट्र, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा, गिरिराज सिंह बिहार, पीयूष गोयल महाराष्ट्र, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा। एस जयशंकर कहां से आते हैं अभिषेक? क्या राज्य है एस जयशंकर का? जब मुझे ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु, सीआर पाटिल महाराष्ट्र, नित्यानंद राय बिहार, मनसुख मंडाविया फिर से गुजरात, जी किशन रेड्डी कर्नाटक,
दिल्ली से ही आ रहे हैं स्टेशन। देखना पड़ेगा। जी किशन रेड्डी, चिराग चिराग भी तो भूल गए थे, वोट देने गए थे जिस दिन। हाँ दिल्ली। चिराग पासवान भाई साहब बिहार से, जीतन राम मांझी बिहार से। तो बिहार में जो भी घटक दल हैं उनको प्रॉपर एडजस्ट किया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा, कमलजीत सिंह सहरावत दिल्ली, रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब, ललन सिंह फिर से एक और घटक दल के नेता काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनकी वापसी हो सकती है मोदी 3.0 में। रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं, बताया मैंने। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश का घटक दल आरएलडी, उनकी वापसी होगी। वापसी का मतलब मोदी 3.0 में मिनिस्टर के रूप में रह सकते हैं। रामदास अठावले महाराष्ट्र, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश और एचडी कुमारस्वामी ये कर्नाटक। एक बात और सर, जयंत चौधरी को कृषि मिलेगा क्या? अब जयंत चौधरी को क्या मिलेगा, ये तो मतलब बीते कुछ टाइम का जो चीजें हुई है बीते कुछ टाइम में, वो इशारा उसमें हो सकता है संभावना, लेकिन वही है ना, राज्य मिल जाए। केवल इसी आधार पर नहीं दे सकते किसी को मंत्रालय कि आप हमारे घटक दल हैं। कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मंत्रालय में। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। चौधरी चरण सिंह का नाम, नहीं, नाम किसी का जुड़ा है इसीलिए नहीं दे सकते ना। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कोई बड़ा मंत्रालय सीधे किसी नेता को नहीं दे सकते। आप ये सोचिए ना कि इनका जो मंत्रालय बांटने का रिवाज रहा है शुरू से, सीएम की कुर्सी दे देते हैं भाई किसी को। आप मंत्रालय की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के बने थे सीएम, क्या थे? मेयर थे। डायरेक्ट बना देते हैं ना भाई। तो इनके तो स्ट्रेटजी आप भाप ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि भाई ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही करेंगे। हाँ। अब अन्ना मलाई को अगर बुलाया है, बीजेपी प्रेसिडेंट है अब, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी का प्रेसिडेंट बदला जाएगा। अन्ना मलाई को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं लोग, मतलब केंद्र में, और यहां से तमिलनाडु तक मैसेज देने की कोशिश होगी। डीएमके के लिए ये एक मैसेज की तरह है कि भाई हारे हुए नेता को, हारा हुआ नहीं भाई, उसका वोट परसेंटेज देखे हुए बीजेपी के वोट शेयर में एक तरह से 600 से ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई तमिलनाडु में। और वही नरेंद्र मोदी ऑब्लाइज करना चाहते हैं अन्ना मलाई को। और एक और जरूरी चीज कि भाई मोदी सरकार को यह भी तो दिखाना कि भाई हम लोग यंग चेहरों को प्रमोट करते हैं। हाँ, ये तो सबसे जरूरी बात है। वो बोला भी था चुनाव से पहले। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, कभी कभी जो चीजें होती है बहुत अच्छी होती है। सीटें कम हुई, अभी योगी कल बात कर रहे थे, वैकेंसी निकाल दी है, शायद वैकेंसी वालों को बोला है कि आप सारे तुरंत भेजिए डिटेल के कितने पद रिक्त हैं, तुरंत भर्ती किया जाएगा। ये तो युवाओं के लिए ठीक है ना। फिर सीटें कम हो गई, युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो ठीक है भाई, इसमें क्या जा रहा है। एक और चीज जो बीजेपी की राजनीति और बीजेपी को समझने वाले लोग, समझने क्या मतलब, नरेंद्र मोदी ने कुछ समझने को छोड़ा नहीं है, अंदाजा लगाने वाले लोग एक चीज समझने वाली बात है कि बीजेपी के अंदर की जो लीडरशिप है वो सीखने को लेकर बड़ा ललायित रहते हैं। अगर ये लोग गिरते हैं तो क्यों गिरे, उसकी खोजबीन तुरंत शुरू हो जाती है। एक नाम और चल रहा था सर मंत्रिमंडल में, बताइए। तेजस्वी सूर्या का क्या हुआ? तेजस्वी सूर्या का कहीं कोई पता नहीं है भाई, कहीं कोई नहीं जानकारी है, और हो सकता है सीधे भी बुला लिया जाए, मुझे नहीं अंदाजा है। अभी तक फिलहाल कहीं नाम नहीं चलता हुआ देखा। दूसरा, मैं बता रहा था कि 2017 में बीजेपी जब विधानसभा का चुनाव गुजरात में लड़ रही थी और 99 पे अटक गई, कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन था, वहां 70-75 सीटें कांग्रेस जीत गई, डिस्टर्ब हो गई बीजेपी। और अगले दिन, मैं कह रहा हूं अगले दिन, बीजेपी का संगठन, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य की इकाई अगले दिन से इस काम पे लग गए अभिषेक, कि ये कहानी बदली कैसे। अच्छा, ये लोग विधानसभा में पता है? और जब ये हारे और अगला जब टर्म आया, आपको पता है कि किस थंपिंग मेजॉरिटी से, वन साइडेड विक्ट्री। गुजरात के अंदर 20 साल तक कोई राज्य में सरकार रहे और उसके बाद भी तमाम एंटी इनकम्बेंसी दुनिया भर के, और इससे पिछले इलेक्शन में जबकि कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस था, बावजूद इसके बीजेपी 140 सीट से ज्यादा जीत गई गुजरात में। और वही हाल आपको मध्य प्रदेश में भी दिखा कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार कमलनाथ सीएम भी बन गए, बाद में बहुत दिक्कत भी हुई, इस बार तो छिंदवाड़ा भी छिन गया ना। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ इधर आ गए, बाद में ये बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन बावजूद इसके इस बार किस तरह का 160 से ज्यादा विधायक जीत करके वहां मध्य प्रदेश में चले आए। तो बीजेपी को, मतलब जब आप ये समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि 240 का जो ये मैंडेट है, इसको लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनका संगठन बीजेपी संघ अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी किस लेवल पर कर सकता है और किस तरह की हो सकता है। 2 राज्यों का हमने आपको उदाहरण दे दिया। इसके अलावा अगर आप कर्नाटक के रिजल्ट्स देखें तो जिस तरह का मैंडेट कांग्रेस को वहां पर था, लग रहा था कि कांग्रेस वहां लीड कर जाएगी कर्नाटक में। लेकिन बावजूद इसके वहां पर बीजेपी 19 लोकसभा, ना आप
प्रज्वल रेवन्ना वाले केस के बाद केस के बावजूद 28 लोकसभा में से 19 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत गई और वहां पिछली बार 25 सीटें लोकसभा की जीती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार जो है कुछ लोगों के लिए हार धक्का बड़ा जरूरी रहता है। योगी की एंट्री होनी थी दिल्ली में, वो तो बात फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश संभालेंगे, कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश खुद एक देश जैसा है। दोनों की एंट्री हाँ, उत्तर प्रदेश खुद एक देश जैसा है। अभी वो समय बाकी है। संघ और बीजेपी इन दोनों को ही इस बात का अंदाजा है कि देश के अंदर एक पूरा वर्ग तैयार हो गया है जो योगी आदित्यनाथ को लीडर मानने लगा है, भविष्य का प्रधानमंत्री देखता है उसमें। ये ठीक वैसा ही है जब गुजरात में नरेंद्र मोदी थे और देश के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी थी कि गुजरात से लाकर के उनको दिल्ली मुझे लगता है इसीलिए मंत्रिमंडल में एंट्री होने के बजाय सीधा हमको लगता है आगे का सपना देखा। हाँ, एकदम मतलब कोई मतलब नहीं है ना। योगी भाई आप ये बताओ, योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश को संभाल रहे हैं वो एक देश जैसा है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं और इसके अलावा 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लेकर अच्छे से चला रहे हैं, ऐसे में एक मजबूत मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाने का कोई मतलब नहीं है। जब दिल्ली में ऑलरेडी एक मजबूत नेता है तो वहां दिल्ली जाने की जगह तब होगी जब नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। एक मजबूत आदमी जब दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं होगा तो फिर एक मजबूत आदमी ढूंढा जाएगा। तो इनके अंदर की बात है ना कि ये लोग क्या सोचते हैं, योगी का भविष्य क्या सोचेंगे कि सीटें कम आई है तो क्या होने वाला है, ये भी तो एक बाकी मोदी 3.0 की तैयारी, वो जो मीटिंग आपने कल देखी मुख्यमंत्री की, वो इसीलिए थी, वो शुरुआत हो गया है। मोदी 3.0 अभी से कुछ समय बाद ये प्रोसेस में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं लगातार तीसरी बार लगातार एक व्यक्ति के नाम पर मैंडेट का मिलना, यह भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। अभिषेक आप याद रखेंगे तो पहली बार जो नेहरू साहब बने थे वो कोई वोट नहीं हुआ था, वो तो हो गया था, महात्मा जी का मन था, बोले जी इनको बना दो, क्योंकि जो कांग्रेस की इंटरनल वोटिंग थी उसमें भी सरदार पटेल को ज्यादा वोट थे। लेकिन महात्मा गांधी ये चाहते थे कि नेहरू साहब ही बने। महात्मा जी नाराज भी हो गए थे और ऐसे बने थे। जी वैसे नाराज बहुत होते थे। ऐसे बने थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहली बार। तो जो लोग कांग्रेस के या बाकी के लोग जो बताते हैं कि नहीं नेहरू की बराबरी नहीं हो सकती। एक सवाल और है सर, विपक्ष जाएगा क्या? हाँ, ये बात और कर लेते हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। 2014 में भी, 2019 में भी और इस बार भी उनके पास सिंगल पार्टी मेजॉरिटी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। पिछले 3 चुनाव में जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते रहे कि भाई हम जितना इस बार जीते हैं, पिछले 2014, 19, 24 मिला के कांग्रेस उतनी सीट नहीं जीती, अभी भी हमसे कम है। तो ऐसा भरोसा है देश की जनता का। दूसरी बात यह है कि वोट शेयर भी अगर आप 2019 से भी देखेंगे तो वोट शेयर भी 0.8 अगर आप घटा दें। खुद कहते हैं आंकड़ों की बात छोड़िए, आंकड़ों का क्या करना है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी इलेक्टेड पीएम को कर रही हैं। अभिषेक की बात तुमने एक बात कही थी क्या? मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इलेक्टेड पीएम को यह कह रही हैं कि शपथ ग्रहण में जाऊंगी नहीं। अब यही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया देश में कि भाई ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, इनका कहना, इन्होंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अलोकतांत्रिक, हिटलर। और लोकतंत्र में तो चुनाव होके ही चुने जाते हैं। कैसे बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी भी तो वोटिंग के जरिए ही बनी है ना, उनके यहाँ कोई दूसरा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल। हाँ, अनएथिकल भी कहा। वैसे अनएथिकल बोलने का शौक विपक्ष के नेताओं को कुछ ज्यादा नहीं है। अब बावजूद इसके कि एक आदमी लगातार तीसरी बार तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी देश में सबसे बड़ी पार्टी लेकर अपनी पार्टी को उभरता है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अलोकतांत्रिक तरीके से। पता नहीं भाई अब कौन सा चुनाव, क्या लॉटरी से चुनेंगे क्या? अब तो वोटिंग हो गई, अब कौन सा सिस्टम चाहिए विपक्ष को कि बोलेंगे लोकतांत्रिक तरीका? इनके जो सांसद जीते हैं वो फिर लोकतांत्रिक कैसे होगा? अब हाँ, अभिषेक की अगली बात पर दर्शकों आप लोग भी जवाब दीजिए कि भाई विपक्ष के नेता छटपटा रहे हैं कि निमंत्रण नहीं आया। अरे भाई, आपको राम मंदिर का कार्ड भेजा था। मुझे ये लगता है अभिषेक कि अगर विपक्ष के नेताओं को अभी तक नहीं आया है आमंत्रण, मुझे ये लगता है कि बीजेपी कल को यही कहेगी कि भाई आपको निमंत्रण देंगे तो भी आप नहीं आएंगे, नहीं देंगे तो भी आप ड्रामा करते हो। मुझे लगता है जैसे घर में नहीं होता है, घर में शादी हुई तो आपसे जो लोग नाराज हैं उनको भी आप निमंत्रण देते हैं, आए ना आए उनकी मर्जी है। तो मुझे लगता है इनको निमंत्रण देना चाहिए, आमंत्रण जो भी है। लेकिन अभिषेक राम मंदिर का तो गया था आमंत्रण,
नहीं आए, बता के नहीं आए राम मंदिर कि चलिए, नहीं अलग आएंगे मसला है, हम। मानता हूं मैं, ये सरकार गठन है, पूरे देश का मसला है। राम मंदिर को इन्होंने अलग नहीं, अब राम मंदिर तो वही तो बीजेपी का और संघ का जवाब है कि राम भाई मंदिर दे को राम अपने मंदिर, धर्म से जोड़ा। राम आप मंदिर समझिए। देश की सभ्यता, संस्कृति, भारत के आधार से जुड़ा हुआ विपक्ष विषय नहीं समझा ना इस है। बात वो कोई हमारा विषय तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बनाने का, और जब बना तो आपको आना चाहिए था। मैं मान अब वो लोग कहे कि नहीं जी, अच्छा मना भी ऐसे नहीं किया, हाँ। नहीं जाते कोई बात नहीं, पढ़ के मना किया, लिख के, पत्र लिख के मना किया कि हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार कहीं मोदी जी ने ये सोच लिया हो कि जब तुम लोग इतना हिटलर हिटलर करते ही हो तो जाओ, हम नहीं बुलाएंगे। नहीं, इनविटेशन तो देना चाहिए, मुझे लगता है। आप कमेंट करके दर्शक भी बताएं। हाँ दर्शकों, आप भी बताइए। अभिषेक का कहना है कि भाई आमंत्रण देना चाहिए। लोकतंत्र में PM पद की शपथ ले रहे हैं ना, छोटा-मोटा लोकतंत्र, मसला और नहीं है ना। लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। मोदी जी लेकिन को संसद में कहते हैं लेकिन विपक्ष सवाल में है, होना चाहिए। सवाल ये भी है कि जिस विपक्ष को बार बार बता के, कार्ड भेज के सरकार बुलाती है, वो विपक्ष जाता नहीं है। अब विपक्ष जो चुने हुए प्रधानमंत्री को अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है ममता बनर्जी, देखिए, वही और यही बात जयराम रमेश कह रहे हैं शादी कि हो गई, फूफा नाराज है तो क्या हो गया? आप हाँ। नाराज रहे। इसी बात से मुझे लग रहा है लेकिन कि संसद चलने देना चाहिए अब सरकार गठन के बाद। इनको ये नहीं करना चाहिए कि रोज जनता का 1-8 करोड़ रुपया बर्बाद करवा रहे हैं। जितने करोड़ का बजट आता है, रोज का खर्चा आता है, वो वैसे ही बर्बाद होता है ना। आपको हमने वो लिस्ट भी बता दी है संभावित, जिन लोगों का नाम है मोदी 3.0। किसी के रोके नहीं रुका। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं।